थर्ड यूनिट शुरू करेंगे आज, जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। ठीक है, अब जब जब कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का जिक्र होगा तो किसी कर्व का जिक्र होगा। ठीक है, कर्व के अलोंग निकालनी होगी, कुछ डायरेक्शन होगी, उसके हिसाब से काम करेंगे हम। ठीक है, तो पहली जो डेफिनेशन लिखते हैं, कर्व और ए पाथ। अब इसमें देखो एक कर्व क्या होगी, एक कर्व सी सच दैट जेड टी इज इक्वल टू एक्स टी प्लस आईटा वाई टी। ये कर्व क्या है, कॉम्प्लेक्स कर्व ली है ना मुझे, कॉम्प्लेक्स कर्व ली है। उसके अंदर अगर मैं प्लेन पे दर्शाऊंगा, इसको प्लेन पे रिप्रेजेंट करूंगा तो क्या होगा, एक्स टी वाला जो है ना, ये तो एक्स कोऑर्डिनेट का काम करेगा, वाई टी वाला वाई कोऑर्डिनेट का। ठीक है, और ये पैरामीट्रिक कर्व है। पैरामीट्रिक का मतलब है एक्स और वाई खुद भी वेरिएबल है ना, ये भी किस पे डिपेंड करते हैं, एक दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड करते हैं, टी पे। ठीक है, टी के हिसाब से इनकी भी वैल्यू बदलती रहेगी। ठीक है, और क्या है, इफ एक्स टी एंड वाई टी आर कंटिन्यूअस इन ए बी, एक्स टी और वाई टी दोनों कंटिन्यूअस होने चाहिए। ठीक है, ए बी के ऊपर। और अगर आप देखना चाहोगे कि ये कर्व कैसी दिखेगी, ठीक है, एक एग्जांपल कर लेते हैं। फाइनल पॉइंट ये ए जेड ए, जो भी जेड टी की वैल्यू होगी ए के ऊपर, वो तो स्टार्टिंग पॉइंट होगा। ठीक है, और जेड भी क्या है, फाइनल पॉइंट होगा। इसको इनिशियल पॉइंट भी बोल सकते हो। ठीक है, अगर मैं मानता हूं कि सी सच दैट जेड ऑफ टी इज इक्वल टू टी प्लस आईटा टी, ऐसा मान लिया मैंने। ठीक है, टी बिलोंग टू जीरो टू वन, ऐसा ले लिया। ठीक है, अब इसमें क्या करोगे आप, एक्स और वाई बराबर है ना इसके अंदर तुम। ठीक है, तो कर्व किस टाइप की बनेगी, ये लाइन बनेगी, आई बस वन, ये लाइन बनेगी और ये कहां तक जाएगी, जीरो से लेकर वन तक। आखिरी पॉइंट तो वन है ना। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, जीरो जीरो पुट करोगे तो जीरो प्लस जीरो आएगा। ठीक है, फाइनल पॉइंट होगा वन प्लस वन आएगा। ठीक है, आएगा समझ में। ऐसे ही एक कर्व क्या हो सकती है, ये देखो, नोट करो पहले। एक और कर्व हो सकती है इस टाइप से। अगर मैं कह दूं कि ये कर्व है मेरे पास, ये है वन वन। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये आपको पता है कि किसका ग्राफ है, ये पैराबोला का है ना ये। अगर इसको मैं ये लिख सकता हूं ना, जेड टी इक्वल टू टी प्लस टी स्क्वेयर आएगा। वाई कोऑर्डिनेट ये इस टाइप का पैराबोला है, तो एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर होता है। ठीक है, टी बिलोंग टू जीरो बना जाएगा यहाँ पे भी। ठीक है, अब कर्व की डायरेक्शन भी होगी कुछ ना कुछ। ठीक है, डायरेक्शन क्या होती है, जो ये कर्व ली थी ना मैंने, जैसे कि इस टाइप की ली थी, इस डायरेक्शन में होगी, ये है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, ये थी जेड टी इज इक्वल टू टी प्लस आईटा टी स्क्वायर, इस टाइप से थी ना, ये जीरो मान लेते हैं, ये वन वन। ठीक है, टी बिलोंग टू जीरो वन है। तो इसकी डायरेक्शन अगर एंटी क्लॉकवाइज है ना, तो इसको बोलेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन है, और क्लॉकवाइज है तो वो नेगेटिव डायरेक्शन है। ठीक है, ये आई बात समझ। अब अगर डायरेक्शन चेक करनी हो आपको, सी डायरेक्शन कौन बताएगा आपको, डायरेक्शन बताएगा स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट से जहां से शुरू होगी और फाइनल पॉइंट तक अगर चली गई तो वही डायरेक्शन बताएगा ना। अगर मैं ये कहता हूं कि स्टार्टिंग पॉइंट ये है, तो आप क्या कहोगे कि डायरेक्शन इस टाइप से जाएगी, है ना, यहां पे आके रुक जाएगी। अगर मैं कह दूं कि स्टार्टिंग पॉइंट जेड बी है, तो यहां से डायरेक्शन शुरू हो जाएगी बस। ठीक है, इतनी सी बात है ना बस। और अगर डायरेक्शन रिवर्स करनी हो तो क्या करेंगे हम, टू रिवर्स
डायरेक्शन अगर आपको रिवर्स करनी हो, मैं मान लेता हूं सी मेरे पास ये है, इस डायरेक्शन में है और मैं इसके डायरेक्शन रिवर्स करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ इतना करूंगा कि माइनस सी, रिवर्स करूंगा तो इसको माइनस सी बोल दूंगा, ठीक है। z ऑफ t इज इक्वल टू x ऑफ a प्लस b माइनस टी प्लस आल्टा ऑफ y ऑफ a प्लस b माइनस टी, ठीक है। ऐसा करते ही आप क्या करोगे, रिवर्स डायरेक्शन हो जाएगी इसकी। अगर आपको कोई बोले कि इस कर्व की डायरेक्शन रिवर्स कर दीजिए, तो आप क्या करोगे, t की जगह क्या पुट करोगे, a प्लस बी, ये है ना, a प्लस बी माइनस टी। a प्लस बी माइनस टी का मतलब है 0 प्लस 1, ऐसा ही कुछ होगा ना, माइनस टी कर देंगे तो a प्लस बी माइनस टी आएगा, 0 प्लस बी 1 माइनस टी, 1 माइनस टी आ जाएगा आपको, ठीक है। इस टाइप से चलेंगे हम। एक आधी कर्व का करेंगे, रिवर्स भी करके देखेंगे तो उससे पता चल जाएगा आपको कैसे क्या, ठीक है। ये भी एक कर्व है ना वैसे, अगर आप देखा जाए e की पावर आइटा टी, ये टी की फॉर्म में है, ठीक है। इसमें क्या होगा, cos टी अलग आ जाएगा और sin टी अलग आ जाएगा, एक कर्व है ये भी। इसके अंदर टी की जो वैल्यूज होगी वो क्या होगी, एंगल दिखाएगी ना वो। अगर मैं z इज इक्वल टू e की पावर आइटा टी जैसे कि ऐसे बोल रहा था कि भाई एंटी क्लॉकवाइज होएगी, क्लॉकवाइज होएगी, तो इसमें हम क्या इसको क्लॉकवाइज गिनेंगे, इसको क्या गिनेंगे, जैसे कि इसकी डायरेक्शन है जो, ये वैसे तो इसकी तो बता ही नहीं सकते ना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तो तब बताएंगे जब वो सर्कल होगा कुछ ना कुछ। अच्छा ठीक है। इसका अगर आप बताना चाहोगे तो क्या होगा, ये तो कह दो क्लॉकवाइज, नीचे जाके फिर ये क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा ये, है ना, सर्कल होगा जब बताएंगे ना, वो इसके अंदर नहीं है। इसके अंदर बता सकते हो आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। अब अगर मैं ये कर लेता हूं और बोलता हूं p बिलोंग टू 0 टू पाई, ऐसा बोल दूं, क्या होगा फिर ये सर्कल बन जाएगा ना, सर्कल बन जाएगा जिसका रेडियस 1 है और ऐसे जा रहा है, ठीक है। रेडियस 1 है, ऐसे जा रहा है पाई तक, 0 से लेके पाई तक यही रुक गया, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव डायरेक्शन होगी, ठीक है। इसकी डायरेक्शन रिवर्स करोगे तो t की जगह क्या पुट करना पड़ेगा आपको, 0 प्लस पाई माइनस टी, तो x वाले में, ठीक है। आई बात समझ, y वाले में भी 0 प्लस पाई माइनस टी, आई बात समझ। अब इनके अंदर देखो आप, ये क्या है, एक सर्कल है, ठीक है, सेमी सर्कल है ना ये, तो इसकी कर्व इस हिसाब से लिख सकते हो आप। अगर मैं फर्स्ट की लिखना चाहूं तो z t इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर आइटा t, क्यों, क्योंकि r की वैल्यू 1 है ना यहाँ पर, r लिखूं ना लिखूं कोई दिक्कत की बात नहीं है, सच दैट t बिलोंग टू 0 टू पाई, ऐसा लिख सकता हूं यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब अगर 0 टू पाई है तो कोस और साइन में ही आ जाएगा ना, कुछ आएगा तो, ऐसा तो कुछ नहीं होगा ना। अगर आप इसको एक्स टी बाई टी इसका निकालना चाहो तो क्या आएगा, कोस टी प्लस आइटा साइन टी, ये तो है आपके पास, ये है, आए पास होंगे, ठीक है। इस टाइप की कर्व आ गई, और अब क्या करना है, इसकी डायरेक्शन रिवर्स करनी है। अब ये पॉजिटिव है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ना ये, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव कर्व थी, ठीक है। इसका मतलब माइनस सी निकालना है मुझे, है ना। माइनस सी कैसे निकलेगा, z इज इक्वल टू a प्लस बी, a का मतलब 0, b का मतलब पाई, कोस ऑफ 0 प्लस पाई माइनस टी, ठीक है, प्लस आएगा साइन ऑफ पाई माइनस टी आएगा, प्लस नहीं आएगा, ठीक है, दोनों साइड माइनस, ठीक है, ऐसे निकाल लोगे। ये कर्व क्या दिखाती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, और ये है एंटी क्लॉकवाइज। इसके लिए लिख सकते हो आप यहाँ पे ऐसे करके, ये करके, ठीक है। सेकंड में भी क्या करोगे आप, सेकंड में भी डायरेक्ट ऐसे लिखोगे, z इज इक्वल टू, सेंटर 0 पे है तो z माइनस z नॉट भी था यहाँ पे, ठीक है। अब सेंटर 0 पे था तो डायरेक्ट लिख दिया मैंने, e रेज़ टू द पावर आइटा टी। अब की बार बस क्या होगा, t बिलोंग टू, ये है 0 3 पाई बाई 2, ठीक है। इसकी रिवर्स कर सकते हो आप डायरेक्शन, 3 पाई बाई 2 माइनस 1 कर दोगे, इतना ही होगा। इसको
इसको ऐसे भी और भी निकाल सकते हो ना आपके, cos पाई माइनस टी है तो इसको क्या कह दोगे आप, पाई के ऊपर cos तो बदलता नहीं है ना, और पाई माइनस कौन सा, पाई माइनस सेकंड कोऑर्डिनेट होल स्कूल, ये नेगेटिव आएगा, ठीक है, माइनस cos टी प्लस आएगा, साइन भी नहीं बदलता पाई के ऊपर, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव होता है, साइन भी आई बात समझो। ठीक है। आगे चलोगे तो इसकी डायरेक्शन रिवर्स कर लोगे आप, हम्म। इसकी डायरेक्शन रिवर्स कर लेना। थर्ड के अंदर 5, अब इसके अंदर क्या करोगे आप, सेंटर तो है आपका 0 0 के ऊपर और रेडियस 5 है तो यहां 5 आ जाएगा, e पावर आयटा टी, टी बिलोंग टू, अब यहां पर क्या है, टी कहां से कहां तक बिलोंग कर सकती है भाई, 0 to 2 पाई कर सकती है, 2 पाई से 4 पाई भी कर सकती है, 4 पाई से 6 पाई भी कर सकती है, आई बात समझ में, मतलब क्योंकि पाई है ना, ठीक है, क्योंकि पूरा सर्कल कर लिया ना इसने, हम लिख देते हैं 0 to 2 पाई, इसकी रिवर्स करनी होगी डायरेक्शन तो 2 पाई माइनस टी कर दोगे, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, ये पैराबोला है क्या, ये पैराबोला है, इसकी कर्व, इसकी तो निकाल ली हमने, जेड टी इज इक्वल टू टी प्लस आयटा टी स्क्वायर, टी बिलोंग टू 0 to 1, ऐसा है ना कुछ। क्या करोगे आप, इसकी डायरेक्शन रिवर्स करनी है आपको, कर दो रिवर्स, क्या करोगे 0 + 1 माइनस टी कर दोगे ना, सी लिख लो यहां पर, सी तो इस टाइप की है, माइनस सी होगी 1 माइनस टी प्लस आयटा 1 माइनस टी का स्पेस, ठीक है, इसके अंदर डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी ऐसे। अब आप इसको देखो, इसके अंदर क्या होगा, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा इसका 0, एंडिंग पॉइंट क्या होगा 1 प्लस 0 आएगा, इस टाइप से होगा ना एंडिंग पॉइंट। तो अगर मैं इसकी कर्व बनाऊंगा, क्या कर सकता हूं, यहां पर मुझे ये पता है कि ये जो एक्स एक्सिस ले रखा है, यहाँ पे y का तो कोऑर्डिनेट 0 ही होगा ना हमेशा ही, ठीक है। अगर मैं x को t लेता हूं तो y को क्या लेना पड़ेगा 0, ये बात समझ में आई, ठीक है। तो c को क्या ले सकता हूं मैं, c को ले सकते हो आप ZT इज इक्वल टू t, बस t प्लस 0 आएगा बोलोगे ना, तो 0 आएगा तो कट जाएगा, और t बिलोंग टू, t कहां बिलोंग करेगा 0 to 1, ठीक है, ऐसे कुछ आएगा। इसकी डायरेक्शन रिवर्स करोगे तो 1 माइनस टी कर दोगे, ठीक है। इसके बारे में सोचो, इसके बारे में क्या करोगे, इसके अंदर अब ये जो पॉइंट है पूरा ही किस टाइप का है, ये एक्स तो फिक्स है, x तो फिक्स है और y की वैल्यू बदलती जा रही है ना, ऐसा कुछ है ना, ये x तो फिक्स है और y की वैल्यू बदलती जा रही है, कहां से कहां तक, 0 से लेकर 1 तक, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप x को 1 लिख दो, ठीक है, और y को लिख दो t, ऐसा ही कर सकते हैं हम, x को तो 1 पुट कर देते हैं, ये तो पैरामीट्रिक भी कांस्टेंट आ गई है तो एक किस्म से, y को t पुट कर दो और t कहां बिलोंग करवा दो 0 to 1, ठीक है। तो c ZT आ जाएगी आपके पास। इस डायरेक्शन में चल रहे हैं तो 0 इनिशियल पॉइंट 1 फाइनल पॉइंट, कोई दिक्कत की बात है, ये आएगा भाई 1 प्लस आयटा इंटू टी, टी बिलोंग टू 0 1, ठीक है। इसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो आप,
कर्व के बारे में पता लगा लिया, तो इसके टाइप्स करते हैं क्लोज्ड कर्व। क्लोज्ड का मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि ये जहां से शुरू होगी ना वहीं पे खत्म हो जाएगी आगे, ठीक है। तो ये तो क्लोज है ना कर्व, ठीक है। ये ओपन है कर्व और ये भी क्लोज है, ठीक है। आप कहीं से शुरू करो इसको, यहां शुरू करोगे तो यहां पे खत्म हो जाएगी, है ना। ये क्लोज्ड है, ये नहीं है, ये भी क्लोज्ड है, ठीक है। ए और बी क्या है, स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट। सिंपल कर्व, किसी भी कर्व को आप सिंपल कब कहोगे, जब किसी भी पॉइंट पर वैल्यू सेम ना आए उसकी, ठीक है। इसको आप ऐसे सोच सकते हो आसान भाषा में कि किसी भी पॉइंट पर वैल्यू सेम नहीं आएगी, किसी भी दो पॉइंट के ऊपर। जैसे T1 नॉट इक्वल टू T2, अगर दो अलग अलग पॉइंट लोगे आप तो वैल्यू भी कर्व पे अलग अलग ही आएगी, ठीक है। और आगे आती है सिंपल क्लोज्ड। सिंपल भी है, क्लोज्ड भी है। इसका मतलब और किसी पॉइंट पे तो वैल्यू सेम आ नहीं सकती, सिर्फ क्या है, फाइनल और इनिशियल पे ही सेम आएगी, ठीक है। जैसा कि ये सर्कल है, अब इसके अंदर सर्कल लिया था ना मैंने, अब T को मैं बिलोंग करवा दूं 0 to 8 पाई, तो क्या होगा, दोबारा दोबारा चक्कर काटती रहेगी ना कर्व तो, और क्या होगा, रिपीटेडली वैल्यूज अटेन होती जाएंगी। जो 0 पे वैल्यू है वही 2 पाई पे, वही 4 पाई पे, वही 6 पाई पे, है ना। और अगर 0 to 2 पाई जाके रुक जाऊं तो क्या होगा, तो ऐसा होगा कि 0 और 2 पाई पे तो वैल्यू सेम आ गई, बाकी डिफरेंट है, ठीक है। वो सिंपल क्लोज हो जाएगी और ये ओनली क्लोज होगी भाई, ठीक है। तो ऐसा लिख लो कि ओनली सेम एट स्टार्टिंग एट फाइनल पॉइंट, ठीक है। स्मूथ, स्मूथ का मतलब क्या है, जो स्मूथली चले, ऐसा ही कुछ है स्मूथ का, अगर आसान भाषा में देखोगे तो। इसको जॉर्डन कर्व भी बोलते हैं। एक कर्व इज कॉल्ड स्मूथ इफ z' एग्जिस्ट, वो डिफरेंशिएबल होनी चाहिए वही कर्व, ठीक है। एंड कंटिन्यूअस ऑन ए बी, इस इंटरवल के अंदर कह रहा हूं मैं, बस इस इंटरवल के अंदर z' एग्जिस्ट भी करता हो और कंटिन्यूअस भी हो, और क्या है, जीरो ना हो, ठीक है। कोई भी वैल्यू ले सकता है z' की, जीरो नहीं हो सकता ए बी के अंदर, तो उसको कह देंगे हम स्मूथ कर्व या जॉर्डन कर्व, ठीक है। आगे बारी आती है पीस वाइज स्मूथ कर्व की। इसी के बारे में हम ज्यादा बात करेंगे। ये पढ़ा होगा ना आपने, कंटूर, कंटूर कॉन्टूर कुछ बोल दो इसको, कंटूर पे ही काम करेंगे हम, इंटीग्रेशन का जो करेंगे, ठीक है। और पीस वाइज स्मूथ, इसका मतलब है कि स्मूथ का ही पार्ट है ये, ठीक है। पीस वाइज है तो इसका मतलब है ए बी के अंदर भी अलग अलग इंटरवल्स के अंदर स्मूथ होगी ये, ठीक है। ए बी तो पूरा इंटरवल हो गया, जो पूरे इंटरवल के ऊपर ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे उन्हें बोल देंगे स्मूथ, और जो पूरे इंटरवल के अंदर अंदर पीस वाइज करेगी ना उसको बोल देंगे पीस वाइज स्मूथ है ये, ठीक है। आएगा समझ में। इसमें लिख लो इफ देयर एग्जिस्ट ए पार्टीशन of AB such that C is smooth in each subinterval. ये आगे बात सुनो। अभी क्या सीखा हमने, कर्व क्या होती है, पैरामीट्रिक कर्व क्या होती है, क्लोज्ड क्या होता है, सिंपल, सिंपल क्लोज्ड, स्मूथ और पीस वाइज स्मूथ, ठीक है। आगे अब देखो, अब अगर आपको इसको ZT बोल दूं, FT बोल दूं, उससे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर कोई कर्व दे रखी है और कह रहा है कि इंटीग्रेशन करो इस कर्व का, ठीक है, और कोई डेफिनेट दे देगा, ठीक है। टी की वैल्यू वैसे भी होती है ना यहाँ पे, टी बिलोंग टू ए भी होता है। तो अगर इसका इंटीग्रेशन करना हो आपको, रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग दे रखा हो, कैसे करोगे आप, डायरेक्ट कहोगे ए टू बी
एफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी एक्स टी डी टी, यहां पे भी डी टी आएगा ना, प्लस आयटा ए टू बी वाई टी डी टी। ठीक है, ऐसे कर दोगे काम। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे, हमारे पास आएंगे कि कोई फंक्शन दे देगा, ठीक है, कर्व को यूज करके वो फंक्शन बनाएंगे, फिर उसका इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, ये आगे देखेंगे जनरल कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में। और अगर सिर्फ कर्व हो, कर्व का इंटीग्रेशन करना हो आपको, ए से लेकर बी तक का इंटीग्रेशन करते हैं तो एरिया अंडर द कर्व निकलता है ना। ठीक है, तो ऐसा कुछ होगा कि एफ टी डी टी है, अलग अलग इंटीग्रेशन कर दो, अभी तक जो करते आ रहे हो वही काम करना है फिर इसमें। जैसे कि अगर मेरे पास ये हो e की पावर आयटा टी दे दे कोई, और कह दे t बिलोंग टू 0 टू पाई, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कर दो आप, तो क्या करोगे, इंटीग्रेशन ऑफ cos t प्लस आयटा इंटीग्रेशन ऑफ sin t, ये dt आएगा भाई, dt dt 0 टू पाई 0 टू पाई, ये एक्सपेंड करके लिख दिया मैंने डायरेक्टली। ठीक है, इसका क्या आएगा, cos t का इंटीग्रेशन क्या आता है, माइनस साइन टी, नहीं होता है, वो तो जीरो होना है। चलो साइन टी, साइन पाई भी जीरो, साइन जीरो भी जीरो, खत्म हो गया। तो साइन का होता है माइनस कोस, है ना, साइन का माइनस होता है, कोस का साइन होता है, माइनस कोस टी। माइनस कोस टी अब आप करोगे तो प्लस आयटा माइनस कोस पाई जीरो, ये पाई भी -1 होता है भाई, 2 आ गया तो 2 आएगा। ठीक है, क्योंकि cos पाई भी तो इसका भी साइन आएगा ना फिर, माइनस माइनस प्लस, और ये तो 1 होता है ओनली, 2 आएगा जाएगा। ठीक है, ऐसा करेंगे हम। अब लिखो जनरल कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। जनरल के अंदर क्या करोगे, बताया था ना मैंने, पहले तो आप कर्व निकालोगे, कर्व को फंक्शन के अंदर पुट करोगे, उसके बाद क्या करोगे, इंटीग्रेशन। ठीक है, जैसे कि अगर आपको बोल दे कि एफ जेड कोई फंक्शन है, ठीक है, इसको इंटीग्रेट करो। ठीक है, उसने ये भी नहीं कहा कि ये पैरामीट्रिक कर्व है क्या नहीं है, डायरेक्ट बोल दिया एफ जेड कोई फंक्शन है, इसे इंटीग्रेट करो, और इंटीग्रेट करो, कॉन्टूर दे दो बस। ठीक है, इसके अलोंग करो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करो। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करने के लिए कहेगा तो आप पॉजिटिव यूज कर लोगे, सी जो भी सी आएगी, क्लॉकवाइज में कहेगा तो नेगेटिव सी यूज कर लोगे, ऐसा ही कुछ करोगे ना आप। तो आप क्या करोगे, एफ जेड डी जेड आएगा ना, ये इंटीग्रेशन करोगे, सी के अलोंग ही करोगे यहाँ पे भी। ठीक है, अब क्या कर लोगे, एफ जेड को एफ ऑफ जेड टी, ये बात आई समझ में। ठीक है, एफ जेड के अंदर क्या थे, रियल और इमेजिनरी पार्ट थे, वो आप इससे चेंज कर दोगे, टी में ही आ जाएगा कुछ ना कुछ। इनटू में क्या करोगे, जेड डैश टी और फिर डी टी। ये बात समझ लो एक बार, थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन करेंगे तो ये वो हो जाएगी, समझ में आ जाएगी। इंटीग्रेशन अगर किसी फंक्शन का करना हो जेड के रिस्पेक्ट में, तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, हम कर्व निकालेंगे पैरामीट्रिक फॉर्म के अंदर। ठीक है, उसके बाद ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे डायरेक्ट। ठीक है, क्या है ये बताओ, देखो ये लिख दिया मैंने, टी प्लस आयटा टी लिख दिया। ये क्यों लिखा है, यहां तक कैसे पहुंचा मैं, सबसे पहले तो आप ये बताओ, अगर इस लाइन की इक्वेशन लिखना चाहते हो आप, ठीक है, एक्स और वाई, वाई इज इक्वल टू एम एक्स होते हैं ना लाइन की इक्वेशन, किस टाइप से निकालोगे आप, सबसे पहले तो देखोगे जो ये एंगल है ना, ये बता सकता है आपको कुछ इक्वेशन के बारे में,
एंगल बता सकता है, कैसे बता सकता है? छोटी क्लासेज में होता है y इज इक्वल टू एम एक्स, है ना? अगर 0 0 से पास हो रहा है तो यही आएगा ना, एम एक्स। एम क्या होता है इसका? स्लोप। और स्लोप क्या होता है? टेंजेंट। ये बात आई समझ में? स्लोप तो टेंजेंट ही होता है। तो जो ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है, लाइन बन गई, आपस में जो थीटा बनाएंगे उसका टेंजेंट लेने के बाद आपको एम मिल जाएगा ना, और 1 आएगा ये, है ना? 1 क्यों आएगा? ये थीटा निकालना आपको, प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकाल दो इसका, ठीक है? ये थीटा क्या है? पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल ही तो है। तो आप इसको देख के क्या कहोगे? भाई आर्ग्यूमेंट तो 1 आएगा यहाँ पे, ठीक है? आर्ग्यूमेंट तो π/4 आएगा, लेकिन टेंजेंट 1 आ जाएगा, ठीक है? तो y इज इक्वल टू एक्स लाइन है ये। वैसे भी देखोगे तो y इज इक्वल टू एक्स है, 0 0 1 1, है ना? ये आने के बाद क्या करोगे आप? इंटीग्रेशन किसका निकालना है ये बताओ ना। इंटीग्रेशन निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस आयटा वाई स्क्वायर dz का, ठीक है? ये आ गई ZD। तो आप क्या करो? सबसे पहले तो इंटीग्रेशन का साइन लगाओगे ना, उसके बाद क्या कहोगे? एक्स स्क्वायर प्लस आयटा वाई स्क्वायर। इसकी वैल्यू कहां से उठा के लाओगे आप? एक्स टी और वाई टी मान लोगे ना अब इसको। एक्स टी की वैल्यू क्या है? टी। इसकी क्या है? टी। दोनों की टी है, तो टी स्क्वायर प्लस आयटा टी स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है? ये बात समझ में आई कैसे किया था मैंने? ठीक है। एक्स की भी टी है, वाई की भी टी है। टी स्क्वायर प्लस आयटा टी स्क्वायर करोगे, और इसकी जो कर्व बनाई है हमने, इसके अंदर टी की भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी ना। टी बिलोंग करता है भाई 0 to 1, ये भी लिख लेंगे हम। यहां आएगा 0 to 1, यहां तो अभी तक तो सी ही चलेगा, अभी तक तो सी ही चलेगा ना भैया, क्योंकि कर्व है मेरे पास। लेकिन जैसे ही टी में चेंज करोगे 0 to 1 कर दोगे ना फिर इसको, ठीक है? अब यहां करो आप टी स्क्वायर प्लस आयटा टी स्क्वायर इंटू, इसके बाद क्या लिखूं मैं? ये एफ ऑफ जेड टी लिख दिया मैंने यहां पे, ये लिख दिया, ये रहेगा 2t, ये आएगा 1 प्लस आयटा। जेड डैश करोगे, इसका भी कर दो टी के रिस्पेक्ट में, इसका भी कर दो टी के रिस्पेक्ट में। 1 प्लस आयटा जेड डैश टी है ना, ये 1 प्लस आयटा आ जाएगा ना, 1 प्लस आयटा इंटू डी टी। इसको आप सोल्व कर दोगे, ठीक है? 0 से लेकर 1, 0 से लेकर 1 तक टी की वैल्यू है, ठीक है? इसे तो सोल्व करना आता है हमें। ये क्या आ गई? अब ये आ गई पैरामीट्रिक फॉर्म के अंदर इंटीग्रेशन। जनरल कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन ऐसे करते हैं, पैरामीट्रिक फॉर्म वाली आपको बता ही दिया था, यहाँ पे कोस और साइन था ना उससे। अब इसको क्या करोगे आप? मल्टीप्लाई कर दो पहले तो इन दोनों को, और फिर निकाल दो। 0 और 1 आप लिमिट पुट करोगे, इसको कर देते हैं टी स्क्वायर प्लस आयटा टी स्क्वायर प्लस आयटा टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। ये है क्या? आयटा और आयटा क्या हो जाएगा? आयटा स्क्वायर माइनस 1 डी टी। ये आपस में कट गए। 2 आयटा टी स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 to 1 2 आयटा इंटू 2 टी स्क्वायर डी टी। ये आ जाएगा आपका टी क्यूब बाई 3, 2/3 आ गया ये आयटा इंटू ये वैल्यू आ गई, ठीक है? आइए समझो। ये मुश्किल लग रहा होगा आपको, आगे तो इतना काम भी नहीं करेंगे हम, आगे इंटीग्रेशन बहुत ही ज्यादा इसी तरीके से सॉल्व होने वाली है, ठीक है? ये स्टार्टिंग का काम एक बार कर लेते हैं, उसके बाद तो आप देखते हैं इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे। मिटो दो इसको। नोट में लिखो इफ सी इज इक्वल टू, कर्व क्या है? सी आपको कोई ऐसी दे दे कि सभी कर्व का एडिशन C1 प्लस C2 प्लस C3 CN इस टाइप से दे दे, ठीक है? n कर्व्स हैं, उनका एडिशन करके एक नई कर्व बन गई मेरे पास। तो क्या होगा? इंटीग्रेशन जब आप करोगे ना C के रिस्पेक्ट में, उसको आप इंटीग्रेशन C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस
CN सभी के रिस्पेक्ट में करके ऐड करना पड़ेगा आपको, ठीक है। इंटीग्रेशन के अंदर कुछ भी हो, अब पैरामीट्रिक फॉर्म हो या फिर फंक्शन हो, ठीक है। ठीक है। ये तो फर्स्ट था, सेकंड लिखो। ये देखो, ये तो पता चल गया ना। इसके अंदर भी एफ जेड डी जेड लिख सकते हो आप, ठीक है। ये अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में दे रखा हो, नेगेटिव में निकालना है, तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, नेगेटिव कर दोगे बस उसका, ठीक है। मोड पूरे का मोड लोगे वो छोटा आएगा, एफ जेड का मोड लेकर उसका इंटीग्रेशन करोगे उससे। और इसके अंदर क्या है, लेंथ निकालने का तरीका है भाई ये। पहले तो इसका करो डिफरेंशिएशन, ठीक है, उसका मोड लेके यहां पुट कर दो उसको, लेंथ आ जाएगी, ठीक है। कंसेप्ट होता है प्रिमिटिव का, पता है क्या आपको, 12वीं क्लास में आता है शायद ये। जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो प्रिमिटिव होता है ना कुछ, जैसे कोई फंक्शन है मेरे पास एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, ठीक है। एक्स का कुछ ना कुछ प्रिमिटिव होता है हमारे पास। क्या होता है वो प्रिमिटिव होता है, मैं क्या कहता हूं, एफ इज प्रिमिटिव ऑफ, या फिर एक्स लिख दो यहां पे एक्स, ठीक है। प्रिमिटिव कब होगा, इफ एफ डैश करके एक्स मिलता होगा मुझे। ये बात समझ में आई? ऐसा ही तो करते थे हम। इसमें एक थ्योरम होती थी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। उसके अंदर क्या करते थे आप, एफ एक्स डी एक्स निकालते थे, ए बी लिमिट होती थी, उसमें एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए कर देते थे। एफ ऑफ बी और एफ ऑफ ए यहां पर इसका प्रिमिटिव होता था, ऐसा कुछ था, है ना। ये इमेजिन करना ज्यादा मुश्किल थोड़ी है। अभी जो काम करते आ रहे थे पहले ही, थोड़ी देर पहले, वही कर रहा हूं मैं यहाँ पे भी। बस क्या है, अब ये सोचने में तो आपको थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन आप इसका इंटीग्रेशन करो, एक्स का क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2। मैं ये कह दूं कि एक्स स्क्वायर बाय 2 ही क्या है, इसका प्रिमिटिव है भाई, इसका प्रिमिटिव है ना। इसका डिफरेंशिएशन कर दो आप, 2x बाय 2, 2 से 2 कट गया, x आ गया। और बल्कि ये कहना तो गलत होगा, f इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, ये आएगा भाई इसका प्रिमिटिव, है ना। ये बात आई समझ में? इसका मतलब प्रिमिटिव का कुछ कॉन्सेप्ट होता है रियल के अंदर, और हम ऐसे सोल्व कर देते हैं, और इसी का नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। कोई ज्यादा अलग से चीज नहीं लेके आते हैं, ठीक है। प्रिमिटिव निकालो, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, ठीक है। कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले मैं नोट लिखता हूं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस इज ट्रू इन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसका मतलब ऐसा कुछ हम कर सकते हैं। ऐसा कुछ करने के लिए मैंने बताया भाई प्रिमिटिव होना चाहिए, ठीक है। जहां जहां प्रिमिटिव मिलेगा मुझे, वहां वहां ही कर सकता हूं मैं ये काम। ये बात आई समझ में? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस तो यहां लगेगी, ये बात तो मैंने बोल दी। लेकिन फंडामेंटल ऑफ थ्योरम कैलकुलस लगने के लिए प्रिमिटिव की जरूरत जो होती है वो वहीं अप्लाई होगी जहां प्रिमिटिव मिलेगा, ठीक है। प्रिमिटिव मिलेगा सिंपली कनेक्टेड डोमेन में, उसके अलावा प्रिमिटिव मिलने की कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। सिंपली कनेक्टेड डोमेन क्या होता है, ऐसा डोमेन जिसके अंदर कोई होल ना हो, ठीक है, कुछ गायब ना रखा उसके अंदर से। आई बात समझ में? सिंपली कनेक्टेड डोमेन ये होता है ना,
जैसे ये है, ये मेरे पास पूरा डोमेन है मान लेता हूं मैं, ये तो डोमेन हो गया, अलग से भी एक डोमेन है मेरे पास, और वो इस टाइप से है। दोनों ही डोमेन बनने के लायक हैं क्योंकि दोनों ही नॉन एम्प्टी है, दोनों ही ओपन है और कनेक्टेड है। ठीक है, ये सिंपली कनेक्टेड है, ये सिंपली कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, अगर कोई फंक्शन मेरा एनालिटिक होगा सिंपली कनेक्टेड डोमेन के अंदर, ये ध्यान देने वाली बात है। अगर कोई फंक्शन इसके अंदर एनालिटिक है तो उसका प्रिमिटिव एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई फंक्शन कॉम्प्लेक्स के अंदर की बात हो रही है, ये इसके अंदर एनालिटिक है, कोई गारंटी नहीं है सिंपली कनेक्टेड डोमेन नहीं है ना, ये प्रिमिटिव एग्जिस्ट करे या ना करे। ठीक है, अगर ऐसा है उसका इसके अंदर एंटायर मान लेते हैं ना इसको हम, अगर एंटायर फंक्शन है उसका प्रिमिटिव एग्जिस्ट करेगा, डायरेक्ट अप्रोच कर देंगे इस टाइप से, जो प्रिमिटिव है माइनस ये। ठीक है, अगर ऐसा कुछ आ गया कि वो इसके अंदर एनालिटिक है सिंपली कनेक्टेड के अंदर नहीं है, तो उसको क्या कर देंगे हम, अलग तरीके से सोल्व करेंगे। ठीक है, एससीडी का मतलब सिंपली कनेक्टेड डोमेन। ठीक है, आपके पास क्या ऑप्शन है, एफ जेड दे रखा है ना आपको, या तो आप इसकी क्या निकालो, पैरामीट्रिक फॉर्म जेड टी निकालो, इसके अंदर जेड टी पुट करो, उसके बाद एफ ऑफ जेड टी इंटू जेड डैश टी करो, तब जाके इसकी इंटीग्रेशन आएगी। या फिर आप क्या करो, ई की पावर जेड है ना आपके पास, ई की पावर जेड एंटायर फंक्शन है, ई की पावर जेड है एनालिटिक, इन सी, पूरे के पूरे सी के अंदर, तो क्या होगा, इसकी प्रिमिटिव एग्जिस्ट करेगा इसका, और इसका प्रिमिटिव क्या होता है ये बताओ पहले तो। ई की पावर जेड का प्रिमिटिव ई की पावर जेड ही होता है। ठीक है, तो अब क्या करोगे आप, और लिमिट अगर लेना चाहोगे तो कैसे लोगे भाई, तो ले लो 0 से लेकर 1 प्लस आयटा तक ही ले लो। ठीक है, ठीक है, 0 to 1 plus iota e raised to the power dz is equal to, और फिर पुट कर दो। ठीक है, ठीक है, अब क्या है, अब असली काम शुरू होगा हमारा। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन भी आएंगे इस टाइप के, और अब जितने भी नोट लिखवाए जा रहे हैं, जो भी थ्योरम है वे ध्यान रखनी है। ठीक है, सबसे पहली आती है कोसी गोसेट थ्योरम। इसके अंदर क्या है, कोसी गोसेट थ्योरम क्या कहती है, अगर कोई फंक्शन कर्व के ऊपर और उसके अंदर एनालिटिक है, ठीक है, तो उसका इंटीग्रेशन 0 आएगा जेड के रिस्पेक्ट में। ठीक, ये बात आई समझ में। अगर मेरे पास एक कंटूर है, ठीक है, और क्लोज्ड कर्व है, सिंपली क्लोज्ड है मान लो, अगर ऐसी है सिंपली क्लोज्ड ऐसी, ठीक है, और इसके ऊपर भी एनालिटिक है फंक्शन, इसके अंदर भी एनालिटिक है, तो अगर मैं इस कर्व के अलोंग इंटीग्रेशन करूंगा तो वो 0 ही आएगा हमेशा। ठीक है, इसका मतलब अगर मुझे कोई भी सिंगुलैरिटी नहीं मिली इसकी कर्व के अंदर या ऊपर, तो इंटीग्रेशन 0 बता दूंगा। ठीक है,
ठीक है, ये किसका साइन है? ये क्लोज्ड कर्व का साइन है। ठीक है, ठीक। अब अगर मैं पूछ लूं आपसे कि बताओ भाई सी क्या है? ऐसे आएगा, कॉन्टूर है तो इस टाइप से आएगी ना। सी क्या है? इस टाइप की है। ठीक है, सर्कल है रेडियस 1 का, क्लोज्ड भी है। उसके बाद क्या है? इसका इंटीग्रेशन बताओ। 0 दे देगा इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, कभी भी आपको चेक करना होगा, आप क्या करोगे? कर्व के ऊपर और कर्व के अंदर चेक करोगे, कहीं एनालिटिक में दिक्कत तो नहीं है। कहीं दिक्कत नहीं है तो 0 कह दो। ठीक है, एनालिटिक नहीं होगा तो बाद की बात है, अभी आगे करेंगे हम। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है आज की। ठीक है, कॉची-गॉसेट थ्योरम फॉर मल्टी कनेक्टेड डोमेन। मल्टी कनेक्टेड का मतलब है ये सारी आपस में कनेक्टेड है, मल्टी का मतलब एक से ज्यादा। ठीक है, लेट सी C1 C2 Cn बी n+1 क्लोज्ड कॉन्टूर। ठीक है, सच दैट F इज एनालिटिक ऑन C। C के ऊपर एनालिटिक है। ठीक है, C1 C2 Cn के ऊपर भी एनालिटिक है, एंड इनसाइड C के अंदर भी एनालिटिक है, एंड आउटसाइड C1 C2 Cn। ये कैसे लिख रखा भाई? ये पता कैसा बनेगा इसका? क्योंकि ये छोटे होंगे। ये छोटे होंगे और इस टाइप की कर्व होगी आपकी C। ठीक है, ये तो C है आपके पास पूरी। मेरा फंक्शन f इस पूरी कर्व के ऊपर क्या है? एनालिटिक है। उसके बाद मैं मान लेता हूं ये C1 है, ये C2 C3 C4 C5 ऐसे करके कर्व हैं, आपस में कनेक्टेड है ये। ठीक है, यहां से कनेक्टेड है, यहां से कनेक्टेड है, ऐसा कुछ है मेरे पास। ठीक है, ठीक है, पूरी कर्व C है, C1 C2 C3 C4 C5 ऐसे है ना। ऑन C1 C2 C3 C4 C5। ठीक है, एंड इनसाइड C आउटसाइड देम, ऐसा कुछ है ना। इसका मतलब यहां है, ये पूरा एरिया है, इस पूरे एरिया के अंदर एनालिटिक है। ठीक है, ठीक है, ये बात आ गई क्या समझ में? और अब क्या कर रहे हैं हम? इस एरिया के अंदर एनालिटिक है तो पूरे सी पे पूछेगा कोई मुझसे, मैं क्या कहूंगा? इंटीग्रेशन ऑफ C1 प्लस C2 प्लस Cn यहां तक आ जाएगा। इसमें इंटीग्रेशन C1 कह लो, C2 C3 C4 C5 कह लो। ठीक है, अब अगर इसमें इंटीग्रेशन साइड भी करोगे आप तो क्या होगा? C के अलोंग बात कर रहे हो आप तो C1 का उठाओगे सबसे पहले। ठीक है, अब मैं मान लेता हूं C1 के अंदर कर्व के अंदर कोई सिंगुलैरिटी नहीं है। ठीक है, ये चीज मानी है ना मैंने कि C1 के अंदर कोई भी सिंगुलैरिटी नहीं है। तो आप जो पिछली थ्योरम थी कॉची-गॉसेट थ्योरम, उससे कहोगे कि अगर इसके अंदर कोई भी सिंगुलैरिटी नहीं आती है, नो सिंगुलैरिटी है ना यहाँ पे, तो इसके अंदर एनालिटिक है। ठीक है, एनालिटिक होते ही ये पोर्शन जीरो आ जाएगा। ये बात आई समझ में? सिंगुलैरिटी अगर नहीं आई तो एनालिटिक है, कॉची-गॉसेट थ्योरम से 0 आ जाएगा। इसका मतलब C1 चेक करने की जरूरत नहीं है मुझे। ठीक है, C2 C3 सभी के अंदर इसके अंदर कोई सिंगुलैरिटी है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, 0 आए ना आए वो पता नहीं। ये बात समझ में आई? ठीक है, और भी किसी के अंदर जो सिंगुलैरिटी, जिसके अंदर सिंगुलैरिटी है उस कर्व का उठा के चेक कर लेंगे हम और उसको ऐड कर देंगे। ये बात समझ में आ गई? अगर आपके पास एक कर्व है, कर्व के ऊपर पूछ लिया आपसे भाई ये क्लोज्ड कर्व C के ऊपर बताओ और C के अंदर कोई ना कोई सिंगुलैरिटी है, आप उस सिंगुलैरिटी के हिसाब से काम करोगे और अपना बता दोगे डिसीजन। जैसे कि अगर आपको बोले कि मोड Z इज इक्वल टू 2, ठीक है, मोड Z इज इक्वल टू 2 और FZ दे दे 1/Z, ऐसा कुछ कर लीजिए। 1/Z का इंटीग्रेशन बताओ इसके अलोंग। ठीक है, आप क्या करोगे? सबसे पहले तो ये कॉन्टूर बनाओगे,
ऐसा करोगे और ये ऐसी बन जाएगी रेडियस 2। ठीक है, इसके अंदर कोई सिंगुलैरिटी है? इसकी सिंगुलैरिटी पहले तो ये बताओ होती कौन सी है? जीरो। जीरो इसके अंदर बैठी है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ इंटीग्रेशन आ जाएगा, सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर मैं ये बोलता कि z-3 z-3 बोलता, सिंगुलैरिटी किसके ऊपर है? 3 के ऊपर। सिंगुलैरिटी बैठी है बाहर। ठीक है, इस कर्व के ऊपर बताना आपको तो क्या टेंशन है कोई? ऐसा करेंगे हम, सिंगुलैरिटी अगर इसके अंदर है तो कुछ ना कुछ काम करेंगे, सिंगुलैरिटी बाहर है तो 0 आ जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? आगे भी आएगा ये, इसमें क्वेश्चंस करेंगे तब पता लग जाएगा। और इसकी डायरेक्शन, एक डायरेक्शन और देखो, डायरेक्शन कैसे चेक करोगे आप? मैं मान लेता हूं ये C1 है। ठीक है, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो क्या करोगे आप? यहां से शुरू होगा ना, ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे चलेगी अगर डायरेक्शन होगी तो। ठीक है, डायरेक्शन में बस ये एंटी क्लॉकवाइज बोल देगा तो पॉजिटिव सी ले लेना, और नेगेटिव सी पे आपको पता ही है नेगेटिव करना है। ठीक है, कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला। ठीक है, यही चलेगा पूरे चैप्टर में, कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला ही चलेगा, इस फॉर्मूले से ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 80% क्वेश्चन इस फॉर्मूले से आएंगे, ये फॉर्मूला याद करना हमें, इस पे फोकस होना चाहिए पूरा। लेट एफ बी एनालिटिक ऑन टू एंड इनसाइड ए कंटूर सी। एफ कौन है यहाँ पे? ऊपर वाला फंक्शन है। अगर ये फंक्शन एनालिटिक है सी के ऊपर और सी के अंदर, तो क्या होगा? एफ एन जेड नोट ऐसे निकाल लेंगे हम। ठीक है, अब अगर हमारा ये जो यूनिट है ये है कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के बारे में, और निकाल रहे हैं हम क्या? डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे? इसी फॉर्मूला से इंटीग्रेशन ऑफ सी, ये अंडर सी एफ जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस जेड नोट की पावर n+1 dz, ये निकालना सीखेंगे हम। ठीक है, कैसे निकालोगे आप? कुछ नहीं करोगे, 2 पाई आयटा तो ऊपर चला जाएगा, n फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा, और एफ एन जेड नोट, ये क्या है? डिफरेंशिएशन कितनी बार? n बार, है ना? ठीक है, इससे हमें क्या पता लगता है? अगर मुझे इस टाइप का फंक्शन मिले एफ जेड वाई में दिस, इसकी पावर क्या है? +1। एक पावर कम का फैक्टोरियल है, एक पावर कम का ही डिफरेंशिएशन कर रखा है, इस टाइप से है। अगर इसको कैसे यूज करेंगे हम, ये तो पता चल गया ना, इसकी डेफिनेशन पता लगी भाई, किसी के अंदर कोई एनालिटिक है ऑन टू और इनसाइड एफ, ऊपर वाला, तो ऊपर वाला लिख देंगे, नीचे ये होगा, पूरे की इंटीग्रेशन इस टाइप से आ जाएगी। ठीक है, ये अब आर्बिट्रेरी दिख रहा है तो इसको विजुअलाइज करने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर आपको जब फंक्शन मिलेगा e की पावर जेड वाई में z-1, ठीक है, इसका आप बताओ इंटीग्रेशन, और किसके अंदर? मोड z इज इक्वल टू 2, ये आ जाए आपके पास। अगर अब आप क्या कहोगे कि मोड z इज इक्वल टू 2 बनाओगे? सबसे पहले तो 2 बना लो, इसके अंदर सिंगुलैरिटी कहां पे है भाई? 1 पे, 1 यहां होगा कुछ। ठीक है, तो 1 पे सिंगुलैरिटी है, इसके अराउंड कुछ होगा सिस्टम, ऐसा कुछ होगा ना। आप क्या करोगे कि आप बोलोगे भाई ऐसा कोई फंक्शन है, इसके अंदर एफ जेड लेने लायक कुछ मिल रहा है मुझे। एफ जेड कौन बन सकता है? e की पावर जेड एफ जेड का काम कर सकता है। क्यों करेगा एफ जेड का काम? कब करेगा? जब लेट एफ बी एनालिटिक ऑन टू एंड इनसाइड ए कॉन्टूर सी। कॉन्टूर ये है मेरे पास, एफ बनने के लिए उसको एनालिटिक होना पड़ेगा, ऑन टू भी इनसाइड भी। एफ बनने की हिम्मत e की पावर जेड रखता है यहाँ पे। ठीक है, इंटीग्रेशन निकालनी तो थी मुझे पूरे की, सी ऐसे है ना, तो इंटीग्रेशन एफ जेड बाय जेड माइनस जेड नोट की पावर n की निकालूंगा ना मैं, इसकी निकालनी आती है मुझे, है ना। तो यहां एफ जेड बनने की हिम्मत रखता है वही e की पावर जेड, उसको लिख दो। ठीक है, जेड नोट के ऊपर सिंगुलैरिटी है, उसको नीचे लिख दो।
ऐसा कर देंगे हम, ठीक है। ये आगे क्या बात सुनो, ऐसा करते ही आप क्या कहोगे, dz भी आएगा ना यहाँ पे, ये वन कैसे? 1 तो ये इसकी पावर 1 है ना, क्या ये तो लिख दिया बस ऐसे ही बताने के लिए। fz बाय दिस, fz e की पावर z, z माइनस 1 की पावर 1। जब ये पावर n+1 है तो यहाँ 2 पाई आयटा है, 2 पाई आयटा लिख दो, ठीक है। एक कम सा यहाँ n+1 है, 1 फैक्टोरियल था, 1 आएगा तो 0 फैक्टोरियल आएगा, ठीक है। ये बात आई समझ में, 0 फैक्टोरियल है तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आते ही आप इनटू क्या करोगे, fn z0, n की वैल्यू 0 आ गई का इसका मतलब ये z-1 की वैल्यू 1 है तो n की वैल्यू तो 0 आ गई, 0 का मतलब इसका इंटीग्रेशन, ये डिफरेंशिएशन करो ही मत आप, ऐसे का ऐसा ही पुट कर दो, ये बताई समझ में। और f ऑफ 0, ये z0 क्या है यहाँ पे, ये बताओ पहले तो, 1 है ना, 1। यहां से आपने जब कंपेयर किया तो ऐसा कुछ प्राप्त हुआ आपको, ठीक है। 0 को हटा दूं, इसका करना ही नहीं ना कुछ, पुट कर दो। अब आप f की वैल्यू ले रखी थी e की पावर z, तो ये आएगा आपके पास 2 पाई आयटा इंटू e की पावर 1, बस। आगे बात समझ, ऐसे करेंगे अब हम क्वेश्चन जो भी करेंगे, ये नोट करो, इसके बाद आगे क्वेश्चंस करेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगी ये बात। देखो अगर आपको कोई बोले कि pz बाई qz क्या है, 2 पॉलिनोमियल है, ठीक है, 2 पॉलिनोमियल है pz और qz, इस टाइप से दे रखे हैं और इंटीग्रेशन पूछ ले तो आप क्या करोगे, डिग्री चेक करोगे नीचे वाले की, नीचे वाले की डिग्री अगर ऊपर वाले से एक्स्ट्रा है और एक्स्ट्रा कितनी 2 या मोर देन 2, ठीक है, तो आप इंटीग्रेशन को 0 बता दोगे। इसका 4th यूनिट में बताएंगे इसका क्या प्रूफ है, ठीक है। अभी के लिए ये अगर आपको ऐसा दिखे ना 1/z की पावर 4 ऐसा हो गई तो आप 0 बता देना उसकी इंटीग्रेशन सभी कंटूर पे, क्योंकि ये एनालिटिक फंक्शन है ना, इसको दिक्कत तो कहीं होगी नहीं, ठीक है। 1/z की पावर 4, z² की पावर 4, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पे आओ, क्या करूंगा मैं इसके अंदर कॉची गॉसेट ये इंटीग्रल फॉर्मूला यूज करूंगा ना, ठीक है। इंटीग्रल फॉर्मूला जब मैं यूज करूंगा तो सबसे पहले तो c क्या दे रखा है मुझे, ये 0 तो सेंटर है और 4 रेडियस है ना। इसके अंदर सिंगुलैरिटी क्या क्या हुई, 1 और 3, अंदर ही आ गई 1 और 3 दोनों तो, ठीक है। तो दोनों का यूज होगा कुछ ना कुछ, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, आई मान लेता हूं इसको, पूरा क्या लिखेंगे अब, ये आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन C1 fz dz, क्या लिखो, इंटीग्रेशन C1 के तौर पर ऐसे करेंगे, ठीक है। पहले इतना ध्यान रखो, ठीक है, पहले C1 के अलाउंग फिर C2 के अलाउंग ऐड कर देंगे। अब क्या करोगे आप, C1 के अलाउंग अगर करोगे तो C1 के अलाउंग करने पर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन z-1, इसको C1 मानता हूं ना मैं, इसको C1 इसको C2, ठीक है। z-1 इस पे दिक्कत है ना, बस इसको आप क्या करोगे, f ऑफ z जो था ना मेरा, f ऑफ z डिवाइडेड बाय z माइनस z0 की पावर n+1, ये निकालना मुझे आता है, ठीक है। आप क्या करोगे, C1 लिखोगे यहां पर, ये कर्व बनेगी है, ठीक है। इसके अलोंग ऐसा कुछ बनाकर इंटीग्रेशन निकालने की कोशिश करोगे, ठीक है। इसकी शक्ल ऐसी बनानी है तो आप क्या करोगे, fz को क्या मानोगे, देखो e की पावर z डिवाइडेड बाय z-3, इस पूरे को fz मान लो। इस पूरे को fz क्यों मान लो, C1 के ऊपर दिक्कत है क्या, इसको कोई दिक्कत नहीं है, C1 के अंदर भी कोई दिक्कत नहीं है ना, fz मान लिया ना, ये बाय में कर दो z-1, ये और ये एक ही तो बात है ना, ये बताइए समझ में, ठीक है। dz 2z e की पावर 2z नहीं आएगा, 2z, ये 2z आएगा, यहाँ पे 2 है क्या, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन C2
e की पावर 2z डिवाइडेड बाय z माइनस 1 बाय में z माइनस 3 dz। ऐसे लिख देंगे, ऐसे लिखने में कोई दिक्कत हो तो बताओ, ठीक है। क्लोज्ड वाला नहीं आएगा फिर? क्लोज्ड वाला साइन लगा दो, ठीक है। ऐसा लिखने के बाद अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे आप। फॉर्मूला क्या कहता है, 2 पाई आइटा डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल, क्यों, इसकी पावर 1 इंटू एफ ऑफ 0 का मतलब एफ का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करो ही मत, डायरेक्ट उसमें पुट कर दो। क्या पुट कर दो, जेड नोट। जेड नोट क्या है, 1। यही क्या बात समझ में आई, ई स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर बाय 1 माइनस 3 माइनस 2 प्लस 2 पाई आएगा बटे में 0 फैक्टोरियल ई की पावर 6 डिवाइडेड बाय z माइनस 3। ये था तो 3 पुट करूंगा ना मैं इसके अंदर 2, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, 2 से यहां भी 2 कैंसिल, पाई आएटा आप कॉमन भी ले सकते हो, ई की पावर ठीक है। माइनस था तो ये माइनस ऊपर लिख दिया ना, बस ऐसे करेंगे, ऐसे आंसर में लिखा मिलेगा। और अब क्या करोगे आप, ये तो वही क्या ये बताओगी, इसका ऑप्शन नहीं था ना कुछ, यही है फिर तो ये आंसर लिख दोगे आप, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अब मैं जो भी क्वेश्चन करूंगा एंटी क्लॉकवाइज ही होंगे सभी, क्लॉकवाइज होगा तो मैं मेंशन कर दूंगा। क्लॉकवाइज होएगा तो खुद से माइनस लगा देंगे। हाँ, खुद से माइनस लगाएंगे, वो अलग काम करेंगे ना फिर उसका। माइनस सी लिख दोगे तो माइनस लगा दोगे ऊपर, ठीक है। और बताओ, ये रफ कर दिए। अब यहाँ पे क्या पूछ रखा है भाई, 1/2 पाई आएटा, ये इतनी बड़ी बात पूछ रखी है। इसके अंदर क्या है, सबसे पहले तो आप कंटूर बनाओगे, उसी के हिसाब से काम होगा ना। कंटूर में सेंटर क्या दे रखा है, z माइनस जेड नोट सेंटर होता है 2 आइटा ऊपर वाला, है ना। हाँ। और रेडियस है 2, इस टाइप का सर्कल बनेगा बिल्कुल, है ना। इस टाइप का सर्कल बनेगा, ठीक है, बन गया। और इसकी वो कहां है, सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। z इज इक्वल टू साइन z। z इज इक्वल टू पाई बाय 4 प्लस 2n पाई, ये बोल सकता हूं क्या मैं, है ना। इसके ऊपर सिंगुलैरिटी है, और ये बस आप ये बताओ अब, सिंगुलैरिटी अंदर आ रही है क्या कोई, ये 2 आइटा है ना। सिंगुलैरिटी अंदर तब आएगी n की वैल्यू 0 हो सकती है, तो पाई बाय 4 पर सिंगुलैरिटी 0 पाई बाय 4, यहाँ कुछ है अंदर तो नहीं है, तो इसका सिस्टम ठीक है। 2 पाई बाय 4, 2 पाई बाय 4 तो नहीं, और 1 पुट करोगे अब, 1 पुट करते ही ये कुछ आ जाएगा, इसको n पाई लिख दे क्या, n पाई लिखना ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि 1 पुट करते ही 3 पाई बाय 4 आ जाएगा ना। ये कितना आएगा 1 पुट करते ही, 5 पाई बाय 4, है ना। पाई बाय 4 प्लस 5 n पाई पाई, बाय 4, तो 5 पाई बाय 4 पे भी सेम ही होते हैं, है ना। 1 n पाई ही कर देते, 2n पाई पे आए तो सेम का, लेकिन सभी तो इसी से इंक्लूड होंगे ना। अब क्या करोगे आप, ये भी कहीं ना कहीं बाहर ही है, अंदर तो कुछ नहीं है ना इसके। दूसरी बात क्या है, इसके अंदर आयटा दिख रहा आपको, नहीं दिख रहा। जब इसके अंदर आयटा ही नहीं है, इसका मतलब तो एक्स एक्सिस के ऊपर होगा ये, है ना। एक्स एक्सिस का सिर्फ एक पॉइंट मिलता है 0, बाकी तो कोई सर्कल के ना तो ऊपर ना अंदर, तो कोई भी सिंगुलैरिटी नहीं, 0 आ जाएगा ना। ये तो 0 इंटू समथिंग 0, तो 0 लगा दोगे आप। आएगा समझ में।
ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर आपको आ गया तो इसका मतलब ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका है। अब क्या बोल रहा है कि एस बी ए सेट ऑफ ऑल सिंपली क्लोज्ड कॉन्टूर। एस क्या है? ऐसा सेट है जिसके अंदर सभी जितनी दुनिया में सिंपली क्लोज्ड कॉन्टूर है सारी आ गई। क्यों? कॉम्प्लेक्स प्लेन ले लिया ना, ये कॉम्प्लेक्स प्लेन पे ही होगी, कोई भी कंटूर होगी तो। नॉट पासिंग थ्रू आयटा एंड माइनस आयटा, शर्त बस इतनी है आयटा और इसमें से पास नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बाउंड्री के ऊपर ये दोनों नहीं बैठे होने चाहिए, और कुछ भी ले लो। तो इस सेट की कार्डिनलिटी क्या होगी? इस सेट के अंदर कितने मेंबर आ सकते हैं, ये पूछ रहा है। तो ये सेट कैसा है? इसके अंदर इंटीग्रेशन की वैल्यू है सी के ऊपर, जो सी एस में से, ठीक है। कोई भी कॉन्टूर उठाओ, कोई भी जो यहां से पास ना होती हो, तो इसकी क्या वैल्यू आ सकती है, कितनी वैल्यू आ सकती है, ठीक है। अब क्या करोगे आप? अब आप कहोगे कि कॉन्टूर सबसे पहले तो यहां से आयटा और माइनस आयटा से पास नहीं होगी, ये बोल रखा है। ये कॉन्टूर हो सकती है क्या? वो हो सकती है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? सभी ऐसी कॉन्टूर्स को जो बाहर बैठी है, जिसके अंदर दोनों में से कोई नहीं आया, तो फिर ठीक है। इसका मतलब ये C1 मान लू क्या इसको मैं? C1 टाइप की कॉन्टूर के ऊपर, टाइप C1, ये केस 1 बोल दो भाई इसको, ठीक है। C1 टाइप की कॉन्टूर के ऊपर आप इसकी वैल्यू लोगे, ठीक है। आप क्या कहोगे? कोसी-गोसेट थ्योरम से मुझे पता है इस कॉन्टूर के ऊपर ये फंक्शन एनालिटिक है ना। इसको दिक्कत किससे है? आयटा माइनस आयटा से, वो इसके अंदर नहीं है। ये जो फंक्शन है पूरे का पूरा इज एनालिटिक ऑन टू एंड इनसाइड C1, ठीक है, ऑन C1 i इज इक्वल टू 0। इसको i मान लेता हूं एक बार मैं, ठीक है। i की वैल्यू 0 आएगी भाई। अब ये C1 यहां हो, यहां पूरे प्लेन में कहीं पे बैठा हो, सभी का एक ही हाल होगा। केस फर्स्ट में इस टाइप की कर्व्स का खत्म हो चुका था, ये बताइए समझ में। अब सेकंड पॉसिबिलिटी आती है। सेकंड पॉसिबिलिटी, छोटी बड़ी का कर्व का कोई चक्कर नहीं है भाई। अब C1 बेशक ऐसी हो या ऐसी हो, इसका कोई चक्कर नहीं है। ऐसे नहीं कह रही है और कि इसके अंदर से भी तो ले सकते हैं आयटा, नहीं ऐसा नहीं। छोटी बड़ी का क्या बात है ऐसे। अब क्या करेंगे हम? सिर्फ क्या फॉलो करना है मुझे? कंडीशन फॉलो करनी है जो क्वेश्चन में दे रखी, ठीक है। पास नहीं होनी चाहिए बस। तो ऐसी आ सकती है कोई कर्व, हाँ, है ना। ऐसी या फिर ऐसी, देखो ये ऐसी, और जैसे कि माइनस आयटा इनके बीच में भी तो आ सकती है। कैसे? ऐसे। हाँ, तो ये तो C1 होगी ना, इस टाइप की होगी ये तो। हाँ। इसमें लिख देता हूं भाई मैं, आयटा माइनस आयटा बाहर, सभी आ गई है कर्व के बाहर। आयटा और माइनस आयटा कर्व के बाहर है, ठीक है। ऐसे C1 है। ये तो C1 का ही एग्जांपल हो गया ना एक। अब मैं C2 लेना चाहूंगा ऐसी, ठीक है। इसके अंदर क्या कर रखा है मैंने? माइनस आयटा को बाहर छोड़ दिया, आयटा अंदर ले ली, ठीक है। केस 2 बनाओ। ये सिर्फ केस ही एक है, कॉन्टूर तो इनफाइनाइट आ गई इसके अंदर, हाँ। ठीक है। ये भी केस अकेला है, कॉन्टूर तो इस टाइप की आ गई इसके अंदर, है ना। ये भी है, एक्स्ट्रा लार्ज बना लो, कैसे बना लो आप पूरे प्लेन पे। C2 नाम दे रखा ना इसको। आयटा अंदर, आयटा इनसाइड, माइनस आयटा आउटसाइड, ठीक है। आयटा अंदर है, माइनस आयटा बाहर है, इसके बारे में काम करोगे आप, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा? इंटीग्रेशन निकालूंगा, तो इंटीग्रेशन e की पावर z डिवाइडेड बाय z माइनस आयटा, इसकी निकालूंगा, ठीक है। इसको आप क्या लिख सकते हो? z माइनस आयटा इंटू z प्लस आयटा, ठीक है। इसको जब ऐसा लिखोगे तो ये पूरी जो कंटूर होगी इसके अंदर ये तो होगी सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी वाले को हम सबसे नीचे बिठा देते हैं
ऊपर जो एनालिटिक होता है उसको ऊपर बिठा देते हैं, ठीक है। अब क्या करोगे, C2 टाइप की जो कर्व होगी 2 पाई आयटा तो आएगा ही आएगा, इसकी पावर 1 है तो 0 फैक्टोरियल आएगा। F0 का मतलब कुछ लियो मत, है ना। अब क्या करो, आयटा पुट करते जाओ बस, e की पावर आयटा डिवाइडेड बाय आयटा प्लस आयटा 2 आयटा, आयटा से आयटा कैंसिल, 2 पाई कैंसिल, इंटू ई की पावर पाई इंटू ई की पावर आयटा, ठीक है। तो I इज इक्वल टू ये बात आई समझ में। इस टाइप की आ गई ना, बहुत सारी आ गई है कर्व इस टाइप की। केस 2 के अंदर ऐसी कर्व थी, आप अलग अलग डायग्राम भी बना लेना वैसे, क्योंकि मैं तो मिटाता जा रहा हूं ना हर बार। केस 3, अब बताओ कैसा केस हो सकता है। अब वो आयटा तो बाहर हो जाएगा, माइनस आयटा अंदर हो जाएगा। हाँ, ऐसा हो जाएगा कि आयटा तो बाहर है तो माइनस आयटा अंदर, ठीक है। इसको कोई दिक्कत नहीं, ऐसी 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 इस टाइप से, है ना। C3 मान लेते हैं इस टाइप की कर्व्स को। C3 निकालूंगा तो क्या करूंगा, C3 अब की बार FZ क्या बनेगा, की बार Z डिवाइडेड बाय Z माइनस आयटा, ऐसे बन जाएगा क्या। जिसके ऊपर सिंगुलैरिटी है उसको सबसे नीचे लिख दो, दोबारा कर दो, फिर ये क्लोज्ड है 2 पाई आयटा, डिफरेंशिएशन करना ही नहीं है, डायरेक्ट इसके अंदर बस माइनस आयटा पुट कर दो। माइनस आयटा पुट करोगे तो e की पावर माइनस आयटा डिवाइडेड बाय माइनस 2 आयटा। केस 3 के अंदर C3 लिखी, आयटा आउटसाइड माइनस आयटा इनसाइड, माइनस पाई की पावर माइनस आयटा। ये समझ में आया, है ना। अब बताओ और कोई केस पॉसिबल है नहीं है, इसके बारे में बताओ। कैसा सर्कल है जिसमें दोनों ही कंटेंट करती है? ऐसा भी सर्कल आ सकता है ना जिसमें दोनों ही आ जाएं। सर्कल क्या, क्लोज्ड कॉन्टूर होनी चाहिए बस, जैसे इस टाइप की है ना, ये कर दो इस तरफ। केस 4 के अंदर आप क्या कहोगे कि ऐसी भी तो हो सकती है कर्व, आयटा और माइनस आयटा ऐसे, या फिर पूरी बड़ी, या फिर ऐसे घूम फिर के पूरी, है ना। इसको C4 नाम दे देते हैं। और केस 4 दोनों अंदर इसके अंदर एक यहां बन जाएगी, एक यहां बन जाएगी, इसको C1 नाम, C1 तो दे रखा है ना मैंने नाम। ये 2 कर्व बनेगी, इनके अराउंड प्लस कर देंगे, है ना। इसका इंटीग्रेशन इनके अराउंड लेकर ऐड कर दोगे ना। अब आप ऐड कैसे करोगे, अब आपके पास आ जाएगा दिस प्लस दिस, ये आएगा भैया आपके पास, है ना। पहले तो इस टाइप का लोगे, आयटा इनसाइड, उसके बाद पाई 0 का आएगा, हाँ 0 नहीं आएगा, सॉरी। ये आयटा है वो माइनस आयटा है, अलग ही आएगा कुछ, लेके कर लेना आप। या तो ऐसा करोगे ना आप, एक तो कर्व ऐसी आएगी जहां पे e की पावर z बाय z प्लस आयटा बटे में z माइनस आयटा dz होगा, प्लस एक कर्व ऐसी आएगी e की पावर z बटे में z माइनस आयटा तो ऊपर, z प्लस आयटा नीचे, ऐसा कुछ होगा। तो दोनों को भी तो प्लस कर ही सकते हैं। किन दोनों को, ऊपर वाला हाँ तो सेम ही लिख दी मैंने, दोबारा लिख दी है बात बस, ठीक है, दिखाने के लिए, और कोई बात नहीं है। दोनों को ही उठा के ऐड कर दो, ये दोनों को उठा के ऐड करोगे, कोई ना कोई कुछ ना कुछ अलग आएगा, ठीक है। अलग आया इसका मतलब 4 पॉसिबिलिटी थी, 4 वैल्यूज आई है इसकी, ठीक है। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है तो बताओ। नहीं, ये क्वेश्चन देखो, ये 15वें का ऑप्शन है ये, ठीक है। ये फिल इन द ब्लैंक्स था, इसके अंदर ऑप्शन थी, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स वाले को देखो सबसे पहले। अब इसके अंदर आप क्या कहोगे, सबसे पहले तो इसकी कंटूर बनाओगे। कंटूर कैसे बनेगी, ये जो क्वेश्चन है ये बताएगा मुझे x² प्लस 4y² इक्वल टू 1, ठीक है। ये आपको किसकी इक्वेशन लग रही है, इस टाइप की इक्वेशन होती है सर्कल की, तो जब होती है जब x और y अकेले बैठे हों, है ना, या फिर माइनस में समथिंग हो। एक इलिप्स
एलिप्स की बन सकती है ये। एलिप्स में क्या होता है, ऐसा कुछ होता है कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये होती है क्या एलिप्स की। ए स्क्वायर ए की वैल्यू 1 है तो एक्स स्क्वायर बाय 1 स्क्वायर बोल सकते हैं। और इसकी क्या है भाई, वाई स्क्वायर के बाई में 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, है ना। ये 4 को 1/4 लिख दोगे, 1/2 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये बनेगा इस टाइप से। अब ये होता है तो x के बटे में 1 है ना, तो ये 1, ये -1, यहां आएगा 1/2 आएगा, ज्यादा ऊपर हो गया ना ये, तो सेम 1/2 आएगा, यहाँ -1/2 आएगा। इस सभी को आप ज्वाइन कर दो, ऐसे ही बनता है एलिप्स। ठीक है, सिंगुलैरिटी चेक करो। अब क्या सिंगुलैरिटी है इसकी भाई, आयटा और माइनस आयटा। इसके अंदर है क्या आयटा और माइनस आयटा। सिंगुलैरिटी है एक तो आयटा, एक माइनस आयटा, दोनों ही कर्व से बाहर हैं। इसका मतलब फंक्शन 0 आएगा ना इसका आंसर। कर्व के अंदर और कर्व के ऊपर एनालिटिक है फंक्शन, इसलिए 0 आ जाएगा आंसर इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर आ जाओ। जेड स्क्वेयर बाय दिस, इसके अंदर सिंगुलैरिटी कहां है भाई, -3/2। इसके अंदर दिख रहा है -3/2, जी सर। इसके अंदर ना नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा। 3/2 तो 1 से बड़ा हो जाएगा ना, तो 0 आ जाएगा इसका भी आंसर। इसका भी 0 लगा लो, नोट करो एक बार। मैक्सिमम खेल 0 नॉन 0 पे भी चल सकता है इसका। ये जुलाई 2024 और दिसंबर 2023 दोनों के अंदर सिर्फ इज इक्वल टू 0 और नॉट इक्वल टू 0 पे ही क्वेश्चन आया हुआ है 5 नंबर का। भाई इस एरिया में इज इक्वल टू 0, इस एरिया में नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, हाँ 4 से 2 से बड़ी है। डिग्री क्यू की पास क्यू जेड 4 डिग्री है ना इसकी, ऊपर वाले की 0 डिग्री है, 2 से बड़ी है, डायरेक्ट 0 लगाओ इसका, हटाओ इसको। ठीक है, आगे ध्यान रखेंगे भाई इस टाइप के क्वेश्चन का, पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल का। ठीक है, ठीक है। इसके अंदर क्या करोगे आप, 3 का बना लेते हैं पहले तो। रेडियस 3, सेंटर 0। ठीक है, ये कंटूर है मेरे पास। इसको सिंगुलैरिटी ऊपर वाले तो 0 बनाएगी कहीं ना कहीं, और 0 पे ही बना रही है तो। और ये क्या बना, 0 पे भी 0 नहीं है तो ऊपर वाले को कोई दिक्कत ही नहीं है भाई किसी से। ठीक है, नीचे बात करते हैं हम। नीचे 4 नहीं होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए। 4 बैठा है थोड़ा सा इससे बाहर, 2 है अंदर। 4 के बारे में सोचो ही मत, 2 के बारे में सोचो बस। ठीक है, 2 के अराउंड एक कंटूर बनाओ और उस पे क्या करो, अब निकाल दो अपना इंटीग्रेशन, और वही वैल्यू आ जाएगी। वो वैल्यू क्या आएगी, सबसे पहले तो इंटीग्रेशन C1 कर दो, ये C1 मान लो इसको, C1 साइन ऑफ पाई जेड स्क्वायर प्लस कोस पाई जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय z-4 डिवाइडेड बाय z-2 dz। ये निकालेंगे हम। ठीक है, ये निकालने के लिए आप 2 पाई आयटा लिखोगे। 2 पाई आयटा के बाद बारे में 0 फैक्टोरियल बनाएगा वो। ठीक है, और क्या करोगे, एक बार भी डिफरेंशिएशन करना नहीं, डायरेक्ट 2 पुट कर दो। साइन 4 पाई प्लस कोस 4 पाई डिवाइडेड में 2 माइनस 4 -2 माइनस आ जाएगा ऊपर, माइनस पाई आएगा। ये है भाई 1, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये और कर लोगे सब। ये आर क्या है, ग्रेटर देन 0 है। सारी कॉन्टूर आ गई इसके अंदर। कौन सी कॉन्टूर आ गई, ये 0 है, ये बिल्कुल पास सभी आ गई इसके अंदर। कुछ भी होता रहे, सिंगुलैरिटी तो सिर्फ 0 के ऊपर है, 0 की ही बात करेंगे हम। इंटीग्रेशन करोगे कोस जेड
C1 मान लो, कोई भी किसी को भी C1 मान लो, C ही मान लो बल्कि। अब आप करो 2 है ना यहाँ पे, सबसे पहले तो 2 पाई आयटा बाय 1 फैक्टोरियल लिखो, है ना। 2 है तो 1 फैक्टोरियल लिखोगे, f डैश z नोट की वैल्यू 0, f डैश 0। ये समझ में आया कैसे लिखा है मैंने? 2 था तो एक बार डेरिवेटिव कर दिया ना इसका। एफ जेड का डेरिवेटिव करना है। एफ जेड क्या है मेरे पास ये बताओ? ऊपर ऊपर वाला होता है ना एफ जेड, नीचे तो z माइनस 0 की पावर n प्लस 1 है। कोस जेड का क्या है डेरिवेटिव? माइनस साइन जेड, माइनस 2 पाई आइटा इंटू 0 इज इक्वल टू 0। आंसर सभी का 0 आएगा, ठीक है। बाकी कल करते हैं।